नमस्कार, मेरा नाम सुबूही जाफर है और मैं एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, WHO ने अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ घोषित किया है। इस साल की WHO की थीम है नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन, बट मैं इसे ऐसे कहना चाहती हूँ, लेट्स फाइट दिस ब्रेस्ट कैंसर टुगेदर। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि क्या ब्रेस्ट कैंसर के साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं और किस तरह हम उसे अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग, मैमोग्राफी, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एज वेल एज क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के और एक मोटा मोटा स्टेज वाइज मैनेजमेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। सबसे पहला रिस्क फैक्टर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है कि अगर आप महिला हैं, मतलब कि जो फीमेल सेक्स है वो अपने आप में ही ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर होता है। टोटल ऐसा देखा गया है कि लेस देन 1% ऑफ टोटल ब्रेस्ट कैंसर केसेस जो होते हैं वो मेल्स के होते हैं और बाकी के मोर देन 99% केसेस फीमेल्स में पाए जाते हैं। दूसरा होता है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ता जाता है। ये मेनली जो पहले की स्टडीज़ में देखा जाता था कि 60 से 79 साल के बीच में ज़्यादा इसका खतरा रहता था और 80 साल के बाद इसका खतरा कम होता जाता था और माने 40 साल के बाद थोड़ा रिस्क बढ़ जाता था। बट जो आजकल मैं अपनी OPD में देख रही हूँ वो ये कि बहुत यंगर एज में पेशेंट्स आ रहे हैं, लाइक 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, 24 ईयर्स, वो भी एडवांस स्टेज के पेशेंट्स आते हैं। जो तीसरी चीज़ हो गई वो हो गई चाइल्ड बियरिंग, यानी कि आपके कितने बच्चे हैं और किस उम्र में आपने कंसीव किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर होता है। जब हम कंसीव करते हैं तो हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन उसका लेवल कम हो जाता है। तो इसी तरह इस कंटेक्स्ट में हम क्या क्या 3-4 चीज़ें इसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं। पहला तो कि अगर आप कंसीव करते हैं तो आपका ईस्ट्रोजन का लेवल कम रहता है। दूसरा, आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से अगेन हमारा लैक्टेशनल एमिनोरिया रहता है, यानी जितने टाइम तक महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं जनरली उनको पीरियड्स नहीं आते, तो यानी हमारा ईस्ट्रोजन का लेवल कम रहता है। तीसरी चीज़ हो गई अर्ली मेनार्की और लेट मेनोपॉज। अर्ली मेनार्की का मतलब होता है जब आपका महीना आना शुरू हुआ और मेनोपॉज होता है जब आपका महीना आना बंद हुआ। तो जितनी जल्दी आपको महीना आना शुरू हुआ और जितना देर तक आपका महीना चलता रहेगा, जितने ज़्यादा सालों तक, उतना खतरा आपका बढ़ जाता है। फिर उसके बाद कई महिलाओं में देखा गया है कि मेनोपॉज के बाद उनको बहुत ऐसे चेंजेस होते हैं, ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसके लिए उन्हें हार्मोन थेरेपी लेना पड़ता है। अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत लंबे अवधि तक लेते हैं और आप कोई जाँच नहीं कराते हैं तो भी आपका ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, लाइक जैसे आपको जो सिम्टम्स होते हैं, फ्लशिंग, हॉट फ्लशिंग हो रही है या जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आप उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो सेफ होती है। बट अगर आप अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन थेरेपी बहुत लंबे टाइम तक लेते हैं तो वो एक खतरा होता है ब्रेस्ट कैंसर का। फिर कई लोगों को ऐसा लगता है कि फैमिली हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। टोटल अगर आप 100 महिलाओं के बारे में बात करें तो उसमें से 20 से 25% महिलाएं ही ऐसी हैं ब्रेस्ट कैंसर की जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। उसके अंदर भी ये देखा गया है कि 7 to 10% केसेस ही जो होते हैं वो एक्चुअली फैमिली मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न से एसोसिएटेड होते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फैमिली हिस्ट्री अगर आई तो आप बोलेंगे कि हम जेनेटिक टेस्टिंग कब कराएं, हम कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट कब कराएं। तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया सेट है। अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर होता है 45 वर्ष की आयु के पहले या फिर 50 वर्ष की आयु के पहले होता है, साथ में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, या फिर 2 ब्रेस्ट प्राइमरी है जिसमें से एक 45 वर्ष के पहले होती है, या फिर फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की या ओवेरियन कैंसर की, या फिर मेल ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, पैंक्रियाटिक कैंसर है, या फिर एक से ज़्यादा फैमिली में एक से ज़्यादा लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो हम उस केस में हम जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग हम कैसे कराते हैं? उसमें भी मेनली हमारे 2-3 ये जीन्स होते हैं, जैसे कि BRCA1 हो गया, BRCA2 हो गया, TP53 हो गया। तो BRCA1 जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ओवेरियन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। BRCA2 जो होता है वो मेल ब्रेस्ट कैंसर के लिए और पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो महिलाएं जिन्हें बचपन में किसी रीज़न की वजह से रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है, लाइक जैसे अगर हॉजकिन लिम्फोमा के पेशेंट होते हैं, उनमें अगर हमने रेडियोथेरेपी की है 30 वर्ष की आयु के पहले अगर हमने रेडियोथेरेपी की है तो उन महिलाओं में बाद में चल के ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा चांसेस देखे गए हैं। और ये जो बीच में गैप होता है वो लगभग 10 या उससे ज़्यादा टाइम का होता है। लाइक जैसे अगर किसी ने 25 साल की उम्र में लिम्फोमा के लिए रेडिएशन लिया तो उनको 35 से 40 वर्ष की एज में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। उसके अलावा अगर आप
आपका वेट ज़्यादा है, BMI आपकी हाई है, तो उसका भी एसोसिएशन सेम होता है। जब आपके अंदर फैट सेल्स ज़्यादा है तो पेरिफेरल कन्वर्जन से ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। या जिन महिलाओं में डेंस ब्रेस्ट होता है, यानी कि फाइब्रस और ग्लैंडुलर टिश्यू ज़्यादा होते हैं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो उन सब केसेस में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गई हमारे रिस्क फैक्टर की बात। अब जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि स्टेज वाइज क्या मैनेजमेंट होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रेस्ट महिला के शरीर का जो एक सुंदरता का पार्ट माना गया है, और अगर कोई महिला अपना ब्रेस्ट खो देती है तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि अब ठीक है, बॉडी का एक पार्ट आपने लूज़ कर दिया है, प्लस वो ब्यूटी का एक पार्ट माना गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीमेल बॉडी का पार्ट। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई महिला अर्ली स्टेज में आती है तो हम उसका ब्रेस्ट बचा सकते हैं। तो लाइक जैसे पिछली बार भी मैंने बात की थी कि 4 स्टेजेस होती हैं, तो स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। अगर कोई महिला हमारे पास स्टेज 1 और 2 में आती है तो हम उसका ब्रेस्ट बचा सकते हैं। अच्छा, उसमें भी 2 चीज़ें होती है कि ट्यूमर कितना बड़ा है और आपका ब्रेस्ट का साइज़ कितना बड़ा है। अगर ट्यूमर का साइज़ ज़्यादा है और महिला ऐसा चाहती है कि हम उसका ब्रेस्ट बचाएं, तो हम पहले उसे कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी देके हम उसका साइज़ छोटा करते हैं, फिर उसके बाद हम ट्यूमर को निकालते हैं। और अब सर्जिकल ऑप्शंस भी इतने अच्छे आने लगे हैं, लाइक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी होती है, उसका कॉन्टूर हम पूरा दोबारा बना सकते हैं। 4 पिलर्स हैं ट्रीटमेंट के: सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। तो अगर कोई महिला अर्ली स्टेज में आ रही है, हम सर्जरी करने के बाद फिर बाद में कीमोथेरेपी करके और रेडियोथेरेपी करके उसे पूरी तरह स्वस्थ कर सकते हैं। फिर डिपेंड करेगा कि उसका हार्मोनल स्टेटस क्या है, लाइक IHC4 मार्कर्स होते हैं, ER, PR, HER2/neu और Ki-67। इसके हिसाब से एक ब्रेस्ट कैंसर की एक अलग प्रोफाइल मानी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ER, PR पॉजिटिव है तो 5 साल तक आपको कुछ टैबलेट खानी पड़ सकती है। अगर HER2/neu पॉजिटिव है तो आपको 1 साल तक कुछ इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। Ki-67 का लेवल अगर लो होता है तो आप लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, अगर हाई होता है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब उसकी एक प्रोग्नोसिस और प्रेडिक्टिव फीचर्स हो जाते हैं। तो स्टेज 1 और 2 में हमने सर्जरी कर ली, ब्रेस्ट बचा लिया, कीमोथेरेपी कर ली, रेडिएशन थेरेपी कर ली। स्टेज 3 में कोई पेशेंट आता है, हम पहले कीमो करते हैं, उसका डाउन साइज करते हैं ट्यूमर को, और फिर उसके बाद तब ऑपरेशन करते हैं, फिर रेडिएशन करते हैं। हाँ, स्टेज 3 में ये होता है कि कई बार हम कीमोथेरेपी देने के बाद भी ब्रेस्ट बचा नहीं पाते। तो अगर कोई पेशेंट स्टेज 1 और 2 में आता है तो उसका ब्रेस्ट बचाने का चांस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टेज 3 का पेशेंट। स्टेज 4 के पेशेंट में फिर हमारा सारा इंटेंट ही चेंज हो जाता है। लाइक जैसे 2 इंटेंट होते हैं ट्रीटमेंट के, एक होता है क्यूरेटिव इंटेंट, एक होता है पैलिएटिव इंटेंट। क्यूरेटिव इंटेंट में हम पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। पैलिएटिव इंटेंट में हम ये देखते हैं कि एक तो रोकथाम हो जाए कैंसर की, प्लस उसको जो भी सिम्टम है, लाइक अगर पेन है, वॉमिटिंग है, खाना नहीं खा रहे हैं, या जो भी प्रॉब्लम है उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो स्टेज 4 में फिर हमारा ट्रीटमेंट का पूरा इंटेंट चेंज हो जाता है। हम पैलिएटिव इंटेंट से ट्रीट करते हैं जनरली, बट मेरे अभी तक के मेरे 8 साल के करियर में मैंने 3 स्टेज 4 के पेशेंट्स को ठीक किया है। तो ऐसा नहीं कि स्टेज 4 के पेशेंट्स ठीक नहीं होते। जो भी ट्रीटमेंट आप बता रहे हैं, जो पूरा सब कुछ अगर वो ठीक से फॉलो करते हैं तो वो ठीक भी हो सकते हैं। तो उस केस में पहले हम कीमोथेरेपी करते हैं या फिर टारगेटेड थेरेपी करते हैं, जो भी उनके जनरल कंडीशन और जो ब्रेस्ट कैंसर का टाइप होता है उसके लिए जो भी सूटेबल होता है उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। देन फिर हम रीस्कैन करते हैं आफ्टर 6 साइकिल्स, या फिर जब भी हमें लगे कि हाँ क्लिनिकली रिस्पॉन्स आ रहा है या क्लिनिकल प्रोग्रेशन है, दोनों केसेस में हम रीस्कैन करते हैं देखने के लिए कि हमने जो ट्रीटमेंट दिया उसका कितना असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोग्रेसिव डिजीज है, पार्शियल रिस्पॉन्स है या कंप्लीट रिस्पॉन्स है। तो वो असेसमेंट करके फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं कि हमें अब सर्जरी करनी है या कीमोथेरेपी ही कंटिन्यू करनी है या कोई और टारगेटेड थेरेपी देनी है। तो मेरा आज का मैसेज यही है कि लेट्स फाइट दिस ब्रेस्ट कैंसर टुगेदर, और एक दूसरे का साथ दें, अवेयरनेस बढ़ाएं और हर एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर से बचाएं। धन्यवाद।